आश्रितों का भरण पोषण अंग्रेजी में पढ़िए, हाई कोर्ट है ना ये, इंग्लिश में पढ़िए। 50 लाख रुपए खर्च करने का जो दावे किए 1 करोड़ 20 लाख के अपने पति के विरुद्ध, उसको प्रमाणित करने का भार तो आपके ऊपर है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो कि कहाँ से आया वो पैसा जो आपने खर्च किया, किससे उधार लिया। आपने तो उन लोगों के नाम भी नहीं बताया साक्ष्य में जिनसे आपने पैसा उधार लिया। आपने दावा किसके खिलाफ लगाया? अपने पति के खिलाफ लगाया है, तलाकशुदा पति के खिलाफ दावा लगाया है आपने, ठीक है। तो ये 22 कैसे लागू होगा, थोड़ा समझाएं तो हमको। लॉर्डशिप, हमारा जो दावा याचिका अंतर्गत धारा 22 हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का दावा था, रीति जिला न्यायाधीश देवसर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये क्या कह के निरस्त कर दिया? तो उन्होंने यह कह के निरस्त कर दिया कि जो इन्होंने रकम बताई है ये गलत है। मतलब 1 करोड़ कुछ लाख 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का अमाउंट बताया है कि हमने अपने दोनों बेटियों की शादी में लगाया है। इसी ग्राउंड पे उन्होंने निरस्त कर दिया। कहाँ है वो आदेश? ये P3 में जी। पेज नंबर 44 पढ़िएगा क्या है। परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका तलाक हो गया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसका तलाक न्यायालय द्वारा जारता के आधार पर हुआ है। यह भी स्वीकार किया कि यह आंगनबाड़ी में सहायिका है और उसे हर माह 6,000 रुपये मिलता है। यद्यपि इस बात से इनकार किया है कि उसकी बच्चियों की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यह भी बताया कि 1 करोड़ रुपए उसने ब्याज पर लिया है, किंतु उसके कर्ज के संबंध में कोई भी दस्तावेज इस मामले में पेश नहीं किया गया। स्वतः कहा कि उसके घर में आग लगने से सारे कागज जल गए, किंतु यह स्वीकार किया है कि बच्ची की शादी के संबंध में किसी होटल की रसीद पेश नहीं की है। यह भी स्वीकार किया है कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च करने की रसीद पेश नहीं की है। यह भी बताया कि वह गाड़ी ट्रक के नंबर आदि नहीं बता सकती है कि शादी में जो सामान दिया गया है उसके आधार पर यह वह बता रहा है कि शादी में 50-50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, किंतु वह आज तक नहीं बता सकता है कि कितने पैसा लिया गया है। 22 उभय पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य यह स्पष्ट है कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व 125 का भरण पोषण का मुकदमा दायर किया है और 125 के मुकदमे में 3,000 रुपए की राशि मासिक रूप से आवेदिका व उसकी को आवेदक द्वारा उनकी शादी होने तक अदा किया गया था। राधा गुप्ता को आज भी भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है। दोनों पत्नियों की शादी में बराबर खर्च किया है। एक लड़की की शादी में 50 लाख रुपए लगा है। इस प्रकार दोनों की शादी में 1 करोड़ रुपए लगना बताया है। और साक्ष्य में यह भी कहा है कि अनावेदक के पास मोटर पार्ट्स की दुकान, 2 पिकअप और ट्रक गाड़ी है तथा बैरन सिटी में 2-3 प्लाट है तथा बरगवा में भी प्लाट है और उसके पास बैंक बैलेंस भी है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए है। ऐसा करता नहीं 22 पढ़िएगा जरा, कैसे आएगा इस प्रावधान में ये? आश्रितों का भरण पोषण अंग्रेजी में पढ़िए, हाई कोर्ट है ना ये, इंग्लिश में पढ़िए। है बाइलिंगुअल है नहीं है? हाँ तो पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। maintenance of dependent subject to the provision of subsection 2 that heirs of deceased Hindu are born to maintain the dependence of the decide out of the estate inherent by them from the deceased. दूसरा, where a dependent has not obtained by testamentary or estate succession any share in the estate of Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled, subject to the provision of this act, to maintenance from those who take the estate. तीसरा, the liability of the person who take the estate shall be in proportion to the value of the share of part of the estate take by him or her. आपने ये 50 लाख रुपए खर्च करने का जो दावे किए 1 करोड़ 20 लाख के अपने पति के विरुद्ध, उसको प्रमाणित करने का भार तो आपके ऊपर है ना। लॉर्डशिप नेक्स्ट वीक कर दिया जाए। नहीं ये सब नहीं होता है। बताइए मिस्टर शाह। एविडेंस तो दोनों का हुआ है नोटिस पे। एविडेंस ही को तो डिस्कस किया है। Are you not required? You are claiming a sum of rupees 1 crore 20 lakhs from your husband on the ground that you spent 50 lakh rupees each for the marriage of 2 of your daughters. This is your contention, ना? First of all, you will have to show कि कहाँ से आया वो पैसा जो आपने खर्च किया, किससे उधार लिया। आपने तो उन लोगों के नाम भी नहीं बताया साक्ष्य में जिनसे आपने पैसा उधार लिया।
अगर आपके घर में आग लग गई थी, जी। पहले तो आग लगने की रिपोर्ट कहाँ है, वो एग्जिबिट नहीं है, और ये सेक्शन 22 अप्लाई कैसे होगा, ये तो बताइए थोड़ा सा। Subject to the provisions of subsection 2, the heirs of a deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased. ठीक है जी। आपने दावा किसके खिलाफ लगाया, अपने पति के खिलाफ लगाया है, तलाकशुदा पति के खिलाफ दावा लगाया है आपने, ठीक है। तो ये 22 कैसे लागू होगा, थोड़ा समझाएं तो हमको। आप पति से मांग कर रहे हैं कि आपने जो विवाह में 1 करोड़ रुपए खर्च किया अपनी दोनों पुत्रियों को, उसका उनको रियम्बर्समेंट करना चाहिए। जी। ये इसमें इस प्रावधान में कैसे आएगा? Where a dependent has not obtained by testamentary or intestate succession any share in the estate of a Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled, subject to the provisions of this act, to maintenance from those who take the estate. अभी आपके पति जीवित हैं, उनके रहते हुए 22 का प्रावधान कैसे लागू हो जाएगा? This petition is filed being aggrieved of order dated 28/8/2024 passed by learned third district judge Devsar, district Singrauli, in regular civil suit number 32/2023 RCS HM 32/23 filed under section 22 of Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, claiming reimbursement of expenses made by the petitioner from her husband for the amounts spent by her for performing the marriage of her 2 daughters. Full stop. Next paragraph. It is made clear that how provisions of section 22 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 will be attracted. Secondly, petitioner has not led any evidence to prove the reimbursement of the expenses. And thirdly, in absence of evidence, no claim would have been granted, and that has been rightly decided by the learned trial court that plaintiff failed to prove expenditure to the tune of rupees 1,20,375 on the marriage of her 2 daughters, and therefore she is not entitled to the reimbursement of such expense from the estate of the defendant. Full stop. There is no illegality करके petition fails and is dismissed. चलिए ड्राफ्ट बनाइएगा, आगे लिखा था। City 7, City